जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। वो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास थी, उसको 2 वीडियो में हमने पढ़ा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि महाराणा कुंभा का जन्म सन 1417 में हुआ था और इनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। देखिए, जब कुंभा राजा बना तो सर्वप्रथम उसने रणमल की सहायता से अपने पिता के हत्यारे थे चाचा और मेरा को मार दिया था। फिर उसके बाद में रणमल कुंभा को मारना चाहता है तो हंसाबाई जो है चूंडा को बुलाती है और भारमली की सहायता से सन 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ से जो है जोधा अपनी जान बचा करके भागता है और बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर के शरण लेता है। उसको वापस अपनी राजधानी मंडोर प्राप्त करने में लगभग 15 साल का समय लग गया और 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता में कुंभा और राव जोधा के मध्य एक संधि होती है, आंवल बांवल की संधि, जिसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है और जो मिड पॉइंट रखा जाता है वो रखा जाता है सोजत, जो कि पाली में पड़ता है। इसी संधि के तहत राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि मापा पंवार और एक्का है वो महमूद खिलजी के पास में जाकर के उन्होंने असाइनमेंट ली हुई है और कुंभा उनको मांगता है तो महमूद खिलजी मना कर देता है। इसी बात को लेकर के उनके मध्य सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है और इसमें कुंभा विजय होता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है विक्ट्री टावर उसका निर्माण करवाता है। उसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया था कि विक्ट्री टावर को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं क्योंकि कुंभा कीर्ति का बखान करता है। इसका जो दूसरा नाम है वो विष्णु फ्लैग या विष्णु ध्वज जिसको कहते हैं, ये डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने कहा था और इसी को गरुड़ फ्लैग भी बोलते हैं। इसको मूर्तियों का अजायबघर म्यूजियम ऑफ आइडल्स और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गर्ड्स ने कहा था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। और जब इसको कर्नल जेम्स टोड ने देखा तो इसकी तुलना कुतुब मीनार से की, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ की वास्तुकला के बारे में देख लिया था कि विजय स्तंभ 9 मंजिला है जो कि 9 निधियों का प्रतीक है। ये 122 फीट ऊंचा है और इसका जो आधार है वो 30 फीट चौड़ा है। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबिक भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल जो है उस पर इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा और पूंजा के नाम लिखे हुए हैं। और इसकी जो 8वीं मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल जो है बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और यहीं पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है जो कि कुंभा की प्रशंसा में लगी हुई है। जो लेखक हैं वो अत्रि और महेश है जिनको अभी कवि भी कहा जाता है। और इसी में कुंभा ने जो अन्य कीर्ति स्तंभ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विक्ट्री टावर, उनके बारे में भी बताया है। देखिए, इसके बाद में देखा था कि महाराणा कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। वो वहाँ मुजाहिद खां को हरा करके शम्स खां को राजा बनाता है। बाद में शम्स खां जब उसको टैक्स देना बंद कर देता है तो शम्स खां को पराजित करता है और शम्स खां नागौर से हार करके गुजरात कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह से सहायता मांगता है तो कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को भी हराता है। बाद में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी जो है मालवा का, उन दोनों के मध्य चंपानेर में सन 1456 ईस्वी में संधि होती है मेवाड़ को मतलब कुंभा को हराने को लेकर के। जब वो 1457 ईस्वी में बदनौर में युद्ध करते हैं तो कुंभा उन दोनों की संयुक्त सेना को भी हरा देता है। उस युद्ध में आते समय कुतुबुद्दीन शाह की मदद सिरोही के राजा ससमल देवड़ा ने की थी। तो बाद में कुंभा जो है ससमल को भी हराता है और सिरोही को भी विजय करता है। तो ये सारे जो है विक्ट्री कैंपेन हमने कुंभा के देख लिए थे। ये उसकी राजनीतिक उपलब्धियां थी। कल्चरल अचीवमेंट उसके बारे में देखना था कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो उसमें देखा था कि हमने उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसने एक तो विजय स्तंभ बनवाया उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर एक एक कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद जिले में है और मेवाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर पर है, इसलिए इसको मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं या सुरक्षा गार्ड भी इसको बोल सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। और ये इसमें एक दुर्ग है कटारगढ़ जहाँ रह करके कुंभा सारे मेवाड़ पे शासन करता था, इसलिए उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। यहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसकी रचना जो अत्रि का बेटा है महेश उसने करी थी और इसका जो वास्तुकार है वो था मंडन।
कुंभलगढ़ दुर्ग का। और ये जो किला बना है, ये जो मौर्य राजा अशोक, उसका जो बेटा है संप्रति, उसके भग्नावशेष मतलब टूटे हुए थे, उनके ऊपर कुंभा ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था। फिर कुंभा ने विजयस्तंभ कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़, बसंतगढ़, भौमट और जो मचान है वो दुर्ग बनवाए थे। भौमट उदयपुर में भीलों पर नियंत्रण के लिए बनवाया था। मचान जो है मेर जाति पर नियंत्रण के लिए बनवाया था। इसके बाद में उसने मंदिर बनवाए थे, कुंभ स्वामी मंदिर, 3 मंदिर बनवाए थे, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में और एक अचलगढ़ में। उसके बाद में एक श्रृंगार चौरी मंदिर जो कि जैन मंदिर है, भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। ये कुंभा के खजांची वेलाग भंडारी ने इसको बनवाया था। उसके बाद में जो रणकपुर जैन मंदिर हैं पाली वाले, वो भी कुंभा के समय बने थे। कुंभा ने उसके लिए जो है 99 बीघा जमीन दान दी थी और धरणक शाह जो एक सेठ जी थे, उन्होंने उनका निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद में कुंभा ने जो है कुछ किताबें लिखी है। तो किताबों में हमने देखा था, उसकी जो किताबें हैं उसमें कामराज रतिसार जिसके 7 पार्ट हैं, और संगीत सुधा प्रबंध को सूढ़ प्रबंध बोलते हैं, संगीत मीमांसा, संगीत राज के 5 पार्ट हैं, जिसके जो नाम है हमने देख लिए थे कि पाटे रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये उसके 5 पार्ट थे। और एक और उसने लिखी थी संगीत क्रम दीपिका। ये कुंभा की किताबें थी। उसने जो संगीत की अन्य किताबें थी उनके ऊपर कमेंट्री लिखी थी, जिसमें जयदेव की जो गीत गोविंद है उसके ऊपर अलग नाम से, रसिक प्रिया नाम से एक टीका लिखी। उसने चंडी शतक के ऊपर एक टीका लिखी और एक संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखी। उसने 4 नाटक लिखे, जिसमें उसको कन्नड़, मराठी और जो मेवाड़ी भाषा है उसका जो उसकी जानकारी मिलती है। तो ये कुंभा की चीज़ें थी जो कुंभा ने किताबें लिखी, उनके बारे में देख लिया था। फिर उसके बाद में उसके जो दरबारी विद्वान हैं उसमें है कानव्यास ने एक किताब लिखी एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का फर्स्ट पार्ट राजवर्णन किसने लिखा? कुंभा ने। और उसी के दरबार में दूसरे कवि थे मेहाजी को तीर्थों में घूमने का शौक था, तो उन्होंने एक किताब लिखी तीर्थमाला, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। और मेहाजी कहते हैं कि रणकपुर के तो जैन मंदिर में की जब नींव लग रही थी तो मैं गया था, और जो कुंभलगढ़ का कुंभस्वामी मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी गया था। वो सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद में कुंभा का जो दरबारी कवि है मंडन, उसने किताबें लिखी, देव मूर्ति प्रकरण, मूर्तियों के बारे में, रूप मंडन मूर्तियों के बारे में थी, और कोदंड मंडन धनुष निर्माण के बारे में थी, प्रसाद मंडन महलों के बारे में थी, और एक वास्तुसार लिखी थी जो कि वास्तुशास्त्र के ऊपर थी। एक राजवल्लभ लिखी थी जिसमें राजाओं का वर्णन था, और उसने एक किताब आयुर्वेद के ऊपर भी लिखी थी, वेद्य मंडन। उसी का भाई था नाथा, जिसने वास्तु मंजरी लिखी। मंडन का पुत्र था गोविंद ने किताबें लिखी थी कलानिधि, जो कि मंदिरों के शिखर निर्माण के ऊपर थी। उद्धार धोरणी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में थी कलानिधि, उद्धार धोरणी, और एक सार समुच्चय लिखी जो कि आयुर्वेद के ऊपर थी। ये सारी बातें हमने देख ली थी। कुंभा के दरबार में एक और जो विद्वान थे वो थे तिल्ला भट्ट, और कुछ जैन विद्वान थे, जिसमें हमने देखा था कि सोमदेव सूरी और सोम सुंदर सूरी, और एक थे भुवन कीर्ति और जयशेखर, ये देख ली थी। और इसमें एक चीज़ और थी कि कुंभा के जो गुरु हैं वो हीरानंद मुनि थे, और जो संगीत के गुरु हैं वो सारंगधर व्यास थे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी कुंभा के बारे में। इन सब के बाद में हमने देखा कुंभा की उपाधियाँ। तो कुंभा के जो टाइटल्स थे उनमें जो उसका सबसे फेमस टाइटल है वो है हिंदू सुल्तान, मतलब हिंदुओं को जो है मुस्लिमों से मुक्ति दिलाने वाला कौन है? कुंभा। एक उपाधि देखी थी अभिनव भट्टाचार्य, मतलब नाट्यशास्त्र के ऊपर राणा रासो, विद्वानों का आश्रयदाता। राणा रासो जो उपाधि है वो विद्वानों को आश्रय दिया उसके लिए। और देखी थी हमने चाप गुरु, उसको धनुष चलाना आता है। छाप गुरु छापा मार युद्ध पद्धति के लिए। और एक परम भागवत और आदिवरा भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण। और राजगुरु, दान गुरु, परम गुरु, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। वो सारी आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, मुख्य चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे की क्लास है। इसमें एक चीज़ छूट गई थी, कौन सी? कि जो रणकपुर पाली में जो मंदिर हैं भगवान आदिनाथ जी का, उस मंदिर के बारे में डिटेल बतानी थी। वो क्या है, पिछली क्लास कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, इस वजह से वो टॉपिक रह गया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये महाराणा कुंभा के समय बना था।
रणकपुर जैन मंदिर। देखिए ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ, इनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। और इसमें इनकी सफेद संगमरमर की, श्वेत संगमरमर, सफेद संगमरमर की 5 फीट प्रतिमा है, लेकिन वो चौमुखी है। इस वजह से इसको चौमुखा मंदिर बोलते हैं। चौमुखा मंदिर। देखिए ये जो मंदिर है ये कहाँ पे? मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी उसके किनारे है। इसका जो निर्माता है, निर्माता वो कौन है? धर्णक्षा। धर्णक्षा। और इसका जो शिल्पी है वो है देपाक। प्राण प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में वो किसने करी थी? सोम सुंदर सूरी ने। सोम सुंदर सूरी। देखिए इसमें, देखिए इस मंदिर में 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 खंबे है। इस वजह से इसको एक तो खंबों का अजायब घर, खंबों का अजायब घर, या स्तंभों का वन, ये ध्यान रख लेना। देखिए रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे? ये आदिनाथ जी को समर्पित है। सफेद संगमरमर की 5 फीट की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति है चारों दिशाओं में। और ऐसा है इस मंदिर में कि किसी भी एंगल से देखोगे तो जो है वो मूर्ति आपको दिखाई देगी, मतलब कोई सा भी पिलर जो है बीच में नहीं आता। तो इस वजह से ये भी ध्यान रखना, इसमें 24 मंडप है, 84 शिखर है और 1444, इसमें 4 ही 4 आंकड़े आएंगे। चौमुखा मंदिर है, मतलब चारों दिशाओं में मूर्ति है। और 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 खंबे। जैसे उधर जो कुंभा ने बनवाया है विजय स्तंभ, उसमें 9 ही 9 आंकड़े आते हैं। 9 मंजिला है, 9 निधियों का प्रतीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसको खंभों का मतलब म्यूजियम ऑफ पिलर या फिर फॉरेस्ट ऑफ पिलर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसका जो निर्माता है वो कौन है? धर्णक्षा। शिल्पी कौन है? देपाक। और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा करवाया वो किसने करवाया? सोम सुंदर सूरी ने। तो ये बतानी थी। आप चाहें तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, वो देख लेना मंदिर। बहुत ही शानदार मंदिर है, गजब का। इसके बाद में देखिए कुंभा का एक बेटा हुआ है उदा। उदा, उदा या इसी का नाम है उदय सिंह। देखिए इसको मैं उदय सिंह फर्स्ट लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये उदय सिंह फर्स्ट है। इसको उदय सिंह फर्स्ट इसलिए कहा है क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा महाराणा प्रताप के जो पिता हैं वो उदय सिंह सेकंड है। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो पिछली बार केबीसी हुई थी, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे पूछा हुआ था, तो उसमें इसको जो है उदय सिंह फर्स्ट माना है। और आगे में और वहाँ पे जब उदय सिंह जी पढ़ाऊंगा तो वहाँ और डिटेल्स जान बता दूंगा। पहले देखिए उदा सन 1468 ईस्वी की बात है कि उस समय जो है कुंभा थोड़ा बूढ़ा सा हो गया था और बुढ़ापे में उसको उन्माद रोग हो गया था। उन्माद, उन्माद रोग हो जाता है, मतलब आदमी भूलने लग जाता है और कुछ थोड़ी बाकी बाकी से बातें करने लग जाता है। तो जो है कुंभा मरने का नाम नहीं ले रहा था, तो खुदा ने सोचा कि भाई मेरे को राज्य लेना है। तो एक दिन कुंभा जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग है मामादेव कुंड,
मामादेव कुंड, वहाँ पे बैठ करके भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। वहाँ एक शिवलिंग है, 4-5 फीट का शिवलिंग है, उस पे बैठ करके वो है जो जल चढ़ाते थे। तो वहाँ ये पूजा करा था, तो आता है और उसकी हत्या कर देता है चुपके से। तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। पितृहंता मतलब जिसने अपने पिता को मार दिया राज्य के लिए, ये चीज़ है। इस वजह से मेवाड़ की ख्यातों में और जो जितनी भी कहानियाँ हैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसी तरीके से हम जब चौहान पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे एक राजा, उसने जगदेव, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो मेवाड़ में जो गुहिल कदे या सिसोदियों में जो पितरंता हुआ है वो कौन हुआ है? उदा या उदय सिंह, इसको ध्यान रखना। फिर ये जो है उदय सिंह, ये 1468 से राज करता है, 1473 तक, 1473 ईस्वी तक। अब कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल। कुंभा का एक और बेटा था रायमल, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो रायमल ने इसको दाड़िमपुर के युद्ध में हरा दिया, दाड़िमपुर युद्ध में हराया, इसको हरा दिया। और ये उदा जो है यहाँ से भाग करके कहाँ चला गया था? मालवा, सहायता लेने के लिए मालवा जा रहा था। तो बीच में जो है इसके ऊपर बिजली गिरी और ये 1473 ईस्वी में जो है मर जाता है। तो देखिए भाग्य की विडंबना है कि भारत का इतना परम प्रतापी वीर महाराणा कुंभा, उसको उसके बेटे ने मार दिया। और वो कहते ना कि बुरे कर्मों का जो नतीजा है वो हमेशा बुरा ही होता है, कभी सही नहीं हो सकता। तो वो जा रहा था सहायता लेने के लिए और उसके ऊपर बिजली गिरी, कुंभा इसके उदा के ऊपर, और कहते हैं कि ये रास्ते में ही जो है खत्म हो गया था। कौन? उदय सिंह या उदा। ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये चीज़ आपको थोड़ी सी नहीं लग सकती है कि उदा को उदय सिंह फर्स्ट लिखा है मैंने, लेकिन है इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीच में एक कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें जो दिया उसमें उदय सिंह फर्स्ट जो माना है वो उदा को माना है। ठीक है, ध्यान रखना। 1468 में कुंभा की हत्या कर देता है, इस वजह से इसको मेवाड़ का पितरंता बोलते हैं। कहाँ पे करी थी? मामादेव कुंड। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में जो कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल, इसको दाड़िमपुर के युद्ध में रहता है। पूछ ले कभी, वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन ध्यान रखना ये मालवा सहायता करने लेने जा रहा था तो बिजली गिरी और मर गया। इसके बाद में जो राजा बना अगला वो है रायमल। राणा रायमल, इसका जो टाइम पीरियड है वो अभी हमने देखा 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। रह जाएगा याद? वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए जब हम कुंभा पढ़ रहे थे तो इसकी बहन थी एक रमाबाई। रमाबाई ये कुंभा की पुत्री है। ये संगीतज्ञ थी, संगीतज्ञ। इस वजह से इनकी जो उपाधि है वो थी वागीश्वरी। वागीश्वरी किसकी? रमाबाई की। संगीतज्ञ, इस वजह से इसकी उपाधि कौन सी हो गई? वागीश्वरी। इनकी जो शादी है वो गुजरात हुई थी। इनके पति किसी युद्ध में जो है मर गए थे, तो ये वापस मेवाड़ में आकर के रहने लग गई थी। तो जब ये वापस मेवाड़ आए तो रमाबाई को जो स्थान दिया गया रहने के लिए वो दिया गया था जावर का परगना। जावर का परगना दिया गया था। मतलब देखिए जिसको उस समय योगिनी पट्टन के नाम से जानते थे, योगिनी पट्टन, ये उसका उस समय का नाम है। तो देखिए भाई बेटी वापस आई है अपने यहाँ पे रहने के लिए, तो उसको जो जगह दी गई कौन सी? जावर। और जगह भी कौन सी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, मतलब जावर में चांदी खान है, मिनरल्स निकल रहे हैं, तो वहाँ इसको दिया गया था। तो ये ध्यान रखना। रमाबाई ने जो है यहाँ पर एक तो रामास्वामी मंदिर बनवाया था। कहाँ पे? जावर में रामास्वामी मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है, रमा लक्ष्मी को बोलते हैं। तो रामास्वामी मंदिर बनवाया और एक तालाब बनवाया था, रमाकुंड तालाब। रमाकुंड
तालाब। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये किसने बनवाया? रमाबाई ने। रजा याद, कुंभा की पुत्री है, संगीतज्ञ थी, इस वजह से उपाधि क्या पड़ी? वागीश्वरी। जावर का प्रज्ञा दिया गया था, वापस आई यहाँ पर रहने के लिए। इसने रमास्वामी मंदिर बनवाया और एक रमाकुंड मंदिर बनवाया अपने नाम पर। इसके बाद में जो रायमल है, रायमल की ज़्यादा बातें नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, जो रायमल है, इसने एक तो इसके निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्य क्या क्या निर्माण करवाया इसने? देखिए, एक तो इसने बनवाया है चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर। अद्भुत जी मंदिर किसने बनवाया? राणा रायमल ने। अद्भुत जी मतलब ये शिव जी का मंदिर है। किसका है? शिव जी का। एक त्रिमुखी मूर्ति है, तो वो अद्भुत सी लगती है, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया? अद्भुत जी। और अपने लोकल आदमियों को तो इसका नाम आता नहीं था, इसलिए इसको कहने लग गए अद्भुत मंदिर, कि वो तो अद्भुत जी का मंदिर है, अद्भुत जी। देखिए, अद्भुत मंदिर जो है वो दो मंदिर और हैं। एक तो जगह पड़ती है आपकी नागदा। नागदा में एक शांतिनाथ मंदिर है, शांतिनाथ जी का। एक तो उसको भी अद्भुत जी का मंदिर बोलते हैं, और एक और है समीदेश्वर मंदिर, समीदेश्वर, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। तो इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, तो ये ध्यान रखना भाई। चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर किसने बनवाया? रायमल ने। और इसने जो है अपने जो कैलाशपुरी है, कैलाशपुरी नागदा में ही, तो कैलाशपुरी में जो एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग मंदिर, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में डिटेल से। किसने बनवाया था? बनवा करके तो गया था कौन? बप्पा रावल। उसका जो परकोटा बनवाया वो किसने बनवाया? राणा मोकल ने। लेकिन जो आज हमें प्रेजेंट फॉर्म दिखाई देती है, मतलब वर्तमान स्वरूप, वो किसने बनवाया था? रायमल जी ने। तो रह जाएगा याद, उसके बारे में तीन चीजें हैं एकलिंग मंदिर की, ध्यान रखना। बनवाया किसने? बप्पा रावल ने। परकोटा किसने बनवाया? मोकल ने। और उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म दिखाई देती है हमें, वो किसने बनवाई थी? रायमल जी ने। अब इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर, इसने एक बावड़ी बनवाई थी। बावड़ी कहाँ पे? गोसुंडी में। ये शब्द याद रखना, हिंदी में सबसे ज्यादा पूछा गया है श्रृंगार, शब्द शुद्धि में। ध्यान रखना, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो याद रख लेना कि रायमल जी की जो पत्नी है, राव जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर। तो कहाँ पे? गोसुंडी में इसने बावड़ी लगाई, और यहाँ पे हमें दो अभिलेख मिलते हैं। तो देखिए, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। ये ध्यान रखना, रायमल जी ने चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर बनवाया, शिव जी की त्रिमुखी मूर्ति, इस वजह से इसको अद्भुत मंदिर भी बोलते हैं। एक नागदा में शांतिनाथ मंदिर है, उसको भी अद्भुत जी का मंदिर बोलते हैं, और एक समीदेश्वर को भी बोलते हैं। और जो कैलाशपुर में एकलिंग जी मंदिर है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म बनवाई थी किसने? रायमल जी ने। गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी में हमें दो अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख तो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, ये है। और एक है 1504 ईस्वी का। देखिए भाई, ये बावड़ी किसने बनवाई है?
बावड़ी बनवाई है श्रृंगार कंवर ने, श्रृंगार कंवर। तो देखिए वो क्या क्या जानकारी देती है कि श्रृंगार कंवर ने बनवाई है। श्रृंगार कंवर के पिता कौन है? राव जोधा। और इसके दादाजी कौन? रणमल। इसकी जानकारी देती है। और एक बावड़ी निर्माण की जानकारी मिलती है, बावड़ी निर्माण। देखिए ये तो सीधा सा ही है भाई, बावड़ी कौन बनवा रही है? श्रृंगार कंवर। तो जो श्रृंगार देवी है, श्रृंगार कंवर जो बावड़ी बनवा रही है, वो लिखवाएगी अपने बारे में कि मैं बावड़ी बनवा रही हूँ और मेरे पिताजी जो है राव जोधा हैं, मेरे दादाजी रणमल जी हैं। ये याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो ठीक, इसकी इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा याद है रखने वाली चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट, ये कौन सी? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। एक और दूसरा अभिलेख मिला है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ का जो राजा है गजवंशी राजा, गजवंशी मतलब गजवंश का, गज डायनेस्टी है, उसका राजा है कौन? सर्वतात। और सर्वतात ने यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ अभी मैं बताता हूँ। और इसने संकर्षण वासुदेव की पूजा की, संकर्षण वासुदेव। तो देखिए अश्वमेघ रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं तो वो घोड़ा छोड़ देते हैं। जहाँ तक घोड़ा जाता है वो राज्य किसका है? उस राजा का। और अगर कोई घोड़ा रोक लेता है तो उसको उसके उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है जो अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा है। तो भाई ये उस समय का कोई परम प्रतापी राजा रहा होगा गजवंश का, तो वो अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। और ये वासुदेव तो आप समझ ही गए होंगे। संकर्षण का मतलब है बलराम जी। कौन? बलराम। और वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कि इसने इनकी पूजा की। तो देखिए 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय यहाँ पे जो है भागवत धर्म, भागवत या इसी को बोलते हैं वैष्णव। तो सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि राजस्थान में किस अभिलेख से पता चलता है? भागवत धर्म की जानकारी कौन देता है? तो वो है गोसुंडी का अभिलेख। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जो अभिलेख है वो भागवत धर्म की जानकारी देता है या वैष्णव धर्म की। ये ध्यान रखना। सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है तो कौन सा है? गोसुंडी का अभिलेख, जो ये जानकारी देता है किसकी? भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन की। ये याद रखना, क्योंकि उस जमाने में लोग वहाँ भगवान कृष्ण को पूज रहे थे। ये ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसमें। बेटे थे 4। सबसे बड़ा बेटा था वो था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ये चौहान नहीं है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया है। और एक बेटा था जयमल। एक बेटा था सांगा। और एक बेटा था राज सिंह। देखिए इसको स्पेशल तौर पे ध्यान रखना भाई। वैसे ज़्यादातर किताबों में पृथ्वीराज, जयमल और सांगा का नाम आता है, लेकिन ये NCERT जो कक्षा 10वीं की बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है कौन सा? राज सिंह वाला। तो इसको ध्यान रखना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दी नहीं है। बस चारों बेटे खुद को जो राज्य है उसका अगला दावेदार मानते हैं कि भाई जो मेवाड़ की अगली सीट है वो किसको मिलनी चाहिए? तो सब कहते हैं कि भाई मेरे को मिलनी चाहिए। तो देखिए रायमल जी के 4 बेटे पृथ्वीराज, जयमल, सांगा और राज सिंह। तो मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से? जयमल से। हुआ यूँ कि मेवाड़ में उस टाइम पे एक रियासत पड़ती थी टोडा। और टोडा का जो राजा है वो था राव सुल्तान, राव सुल्तान। तो और इसकी पुत्री थी ताराबाई।
टोडा पर मालवा के सुल्तान का आक्रमण होता है और वो इनसे टोडा छीन लेता है। तो राव सुल्तान जो है कहाँ के गए, के रहने लग गए थे मेवाड़ में। ये कहाँ गए? मेवाड़ में अपने परिवार के साथ आ गए, यहीं पे रहते थे। और जो ताराबाई है वो बेहद सुंदर थी। तो राव सुल्तान ने ये कहलवा रखा था कि भाई जो मेरे को वापस टोडा जीत के देगा ना, मैं उससे ताराबाई का विवाह कर दूंगा। तो जयमल कहता है कि हम रहे ना, हम जीत के देंगे। तो कौन? जयमल कहता है कि मैं आपको टोडा जीत के दूंगा। तो ठीक है कि तो सगाई तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो ये बात होते ही, और एक दिन ठंडा सा मौसम था, शाम का समय, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दोस्तों के साथ बैठा है, गपशप कर रहे थे। तो दोस्तों ने पूछ लिया, और जयमल जी, कि भाई ताराबाई से बात होती कि नहीं होती? कि नहीं होती। कि व्हाट्सएप पे भी नहीं होती? कि नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तो। कि यार होनी चाहिए भाई, आपकी सगाई हो गई है, अब तो आपको कौन मिलने से रोक सकता है, बातें बातें तो किया करो। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, अब ये थोड़ी सी बात लगी इनको, और ये जा करके सीधा सा जो है ताराबाई से मिलने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरे को ताराबाई से मिलना है। तो ये मना करते हैं। अब मना करते हैं तो ये कहता है कि भाई मैं क्यों नहीं मिल सकता, सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और आप मेरे को मिलने से रोक रहे हो। तो जयमल वहाँ पे थोड़ी सी बदतमीजी करता है। इस वजह से जो है राव सुल्तान और इसके जो साथी हैं ये जयमल को यहाँ पे मार देते हैं। तो जयमल को खत्म कर दिया। तो जब इस बात का पता रायमल जी को चलता है तो रायमल जी कहते हैं कि उसके साथ वैसा ही होना चाहिए, उसने गलत काम किया तो जो गलत कर्म है उसकी सज़ा उसको मिल गई। बेलखना बैठा था तो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई, और वो राव सुल्तान से कुछ भी नहीं कहते, इसको ये रहने देते हैं। तो अब आगे जो अगला है वो कौन है? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज जो है टोडा को जीतते हैं वापस, और इसको राव सुल्तान को दे देते हैं। कौन? टोडा के साथ साथ अजमेर को भी जीत लेते हैं। किसको? अजमेर। कौन जीतता है? पृथ्वीराज। और अजमेर जीत करके यहाँ पे ताराबाई को रखा था, क्योंकि इनको जीत करके देते हैं। ताराबाई की जो शादी है किससे होती है? पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज ने ताराबाई को अजमेर दुर्ग में रखा। इस वजह से इसका नाम पड़ गया तारागढ़। अजमेर दुर्ग, इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। तो ये ध्यान रखना भाई कि अजमेर ने तो बहुत सी बार किया है, क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्रॉस क्वेश्चन, कि भाई अजमेर में मेवाड़ वालों ने जो है ताराबाई को कैसे रखा, क्यों रखा? तो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। कैसे? कि वो जो अभी टोंक में, वर्तमान टोंक में टोडा पड़ता है, वहाँ का था राव सुल्तान, उसकी पुत्री थी ताराबाई। तो उसका विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज ने अजमेर को जीत लिया था टोडा के साथ। इस वजह से उसने ताराबाई को वहाँ रखा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। दूसरा तारागढ़ बूंदी में है, बूंदी वाला जो दुर्ग है उसको भी तारागढ़ कहते हैं। उस बूंदी वाले दुर्ग को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसकी आकृति जो है वो तारे के समान है, इस वजह से उसको तारागढ़ कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई क्लियर। अब देखिए जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसको सिसोदिया लिख देता हूँ मैं, सिसोदिया। ये लड़ाइयाँ करने में बहुत माहिर था, मतलब बहुत ही द्रुत गति से आक्रमण करता था, एक राजा से दूसरे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत फास्ट गति से जाता आता था। आज यहाँ, कल वहाँ, फिर परसों वहाँ, फिर कहीं और, इस तरीके से। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। इसको फ्लाइंग प्रिंस बोलते हैं मेवाड़ का। किस वजह से? द्रुत गति की आक्रमण की वजह से। और ऐसा भी बोलते हैं कि इसकी जो इमेजिनेशन पावर है ना वो बहुत हाई लेवल की थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? उड़ना राजकुमार। अब पृथ्वीराज की एक बहन थी, बहन आनंदाबाई। आनंदाबाई, इसका विवाह हुआ था सिरोही का, था जगमाल, सिरोही का। कौन? जगमाल, इसके साथ हुआ था। तो आनंदाबाई का नाम आनंद में है, लेकिन ऐसा नहीं था, जगमाल इसको परेशान करता था, और बार बार परेशान करने की वजह से एक दिन आनंदाबाई ने अपने भैया जो थे पृथ्वीराज जी, उनको मैसेज किया कि भैया आओ समझाओ, ये मेरे को बहुत तंग करते हैं। तो पृथ्वीराज गया और जाकर के कहा कि जीजा जी ये क्या है, अगर अगली बार आपने ऐसा किया ना, परेशान किया, तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। क्योंकि भाई ये लड़ने में पीछे है नहीं, बहुत सारी लड़े हैं, लड़ने में तो वैसे ही माहिर है। तो जगमाल ने कुछ भी नहीं कहा, डर के मारे कि भाई अभी पता नहीं क्या करेगा। लेकिन जब भी वापस लौट रहा था तो
थोड़ा सा गांव से बाहर गया था, इसके लिए लड्डू भिजवाए कि आपकी बहन ने लड्डू भिजवाए, रास्ते में खा लेना के। कि भाई हमारे वहाँ तो बनाए नहीं, कि नहीं नहीं बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, पहले नहीं बनाए होंगे लेकिन आज बना के भेजे। तो वो लड्डू लेके आता है और कहते हैं कि उन लड्डुओं में जगमाल ने जो है जहर मिला दिया था। तो उसको खाने से जो है पृथ्वीराज की मौत हो जाती है। और पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, इसकी छतरी वो कहाँ पे, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में छतरी है 12 खम्भों की। बारह खम्भों की छतरी। तो ये ध्यान रखना, पूछी जा चुकी है, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखिए जयमल यहाँ पे गौरीशंकर हीरा चंदोजा इसको मानते हैं कि सोलंकियों के खिलाफ जो है लड़ता हुआ मारा गया था। कौन, जयमल। हमें याद रखना है जयमल की मौत हो गई, पृथ्वीराज सिसोदिया भी हो गया। अब इनके बीच में जो उत्तराधिकार युद्ध था वो खत्म हो गया। राज सिंह के बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो अब अगला जो बचा कौन, वो है सांगा। तो सांगा के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ये बचपन में क्या है, पहले तीनों सब साथ में रहते थे, लेकिन बात तो थी कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इनका एक चाचा था, देखिए मैं इनको मिटा देता हूँ। देखिए इनके चाचा थे सारंगदेव, चाचा सारंगदेव। ये एक बार क्या है, किसी ज्योतिषी के पास ले जाते हैं इनको, और ज्योतिषी के पास ले जा करके पूछते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा। तो वो मना करता है कि भाई कोई भी बने, तुम्हें क्या मतलब है, अभी तो तुम खाओ पियो मस्त रहोगे, भाई अभी तो राजा कौन है, रायमल जी। कि नहीं नहीं बताना पड़ेगा। तो ये क्या है, पृथ्वीराज थोड़ा टेढ़ा सा था, मतलब इसका जो है गुस्सा कंट्रोल में नहीं था, तुरंत इसने तलवार निकाली और उसके गले पे रखे, कहा कि बता नहीं तो भी मार दूंगा तेरे को। तो वो कहता है कि जो भाई तुम में से तो दिखता नहीं है कि भाई कौन राजा बनेगा कौन नहीं, तुम दोनों तो नहीं बनोगे, कौन बनेगा, सांगा। अब ये कहते इसको गुस्सा आता है और ये जो है सांगा के ऊपर हमला कर देता है। तो वहाँ पे जो है सांगा की एक आंख फूट जाती है, तलवार की नोक लगती है। तो सारंगदेव जी जो है इसको बचा करके यहाँ से भगाते हैं, ये इनको रोकते हैं, कौन, चाचा जी। सांगा यहाँ से भागता है और भाग करके एक गांव पड़ता है सेवंतरी, सेवंतरी गांव में आकर के शरण लेता है। सेवंतरी गांव में आकर के शरण लेता है। और यहाँ पे जो है पहले से एक बीदा जेमलोत, बीदा जेमलोत, ये यहाँ पे एक मंदिर था, रूपनारायण जी का मंदिर, रूपनारायण। इनके दर्शन करने आया हुआ था, ये राठौड़ था, कौन, बीदा, बीदा जेमलोत। ये यहाँ पे दर्शन करने आया था रूपनारायण जी के। तो उसी मंदिर में जो है सांगा इससे मिलता है और कहता है कि भाई मेरे को छुपने के लिए जगह बता। तो बीदा जेमलोत जो है यहाँ पे इसको कहता है कि तू उधर छुप जा और मैं देखता हूँ कि कौन आ रहा है। तो ये पीछे से आ रहे थे, तो बीदा जेमलोत इनको रोकता है और जब वो पूछता है पृथ्वीराज की भाई बता कहाँ गया है और कहाँ नहीं, तो वो नहीं बताता है, तो उसको वहाँ पे जो है मार देता है। तो बीदा जेमलोत ने वहाँ पे अपना बलिदान दिया था। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना, एक आदमी जो बाहर से रूपनारायण जी के मंदिर में दर्शन करने आया हुआ है और उसकी शरण में जाकर के कौन जाता है, सांगा। जब सांगा उसकी शरण में जाता है तो वो उस शरणार्थी की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है, मतलब उसके दल जो है यहाँ पे कटते हुए मारे जाते हैं और सांगा को बचा लेते हैं। सांगा फिर यहाँ से भाग करके सेवंतरी से आ जाता है श्रीनगर, श्रीनगर ये जगह पड़ती है अजमेर में। और यहाँ आकर के करमचंद पंवार के पास शरण लेता है, करमचंद पंवार, इसके पास शरण लेता है। कुछ दिनों तक यहीं पे रहता है। बाद में जब इसको पता चलता है कि भाई जयमल भी मारा गया और पृथ्वीराज भी जो है खत्म हो गया, तब फिर रायमल जी इसको बुलाते हैं और इसको राजा बनाते हैं। तो देखिए आज हमने जो पढ़ा वो रायमल जी के बारे में पढ़ा है। तो इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें याद रखनी है कि रायमल जी कौन है, कुंभा के बेटे, कुंभा की पुत्री जो है रमाबाई, उसके बारे में देख लिया, उसने जो निर्माण करवाए थे वो सारी चीज़ें। और जो रायमल है, रायमल की पत्नी ने वो जो बावड़ी गोसुंडी का शिला लेके, वो ध्यान रखना। और जो रायमल है उसके जो निर्माण कार्य हैं वो, अद्भुत जी का मंदिर, एकलिंग जी का जो है वर्तमान प्रेजेंट फॉर्म वो, और जो रायमल जी हैं उनके 4 बेटे पृथ्वीराज,
जयमल सांगा और राज सिंह हैं उसके बारे में। भाई राज सिंह की ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम वापस एक महान राजा जिसने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, राणा सांगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से आपने पिछली क्लासों को प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से आगे की जो क्लासें हैं उनके लिए भी तैयार रहिए। इतिहास को हम बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक के साथ। तो देखिए, आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन बाहर न हो, आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ समझाई जाए। तो ये मेरा प्रयास है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक भारत के महान वीर राणा सांगा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।